हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आगे बढ़ते सबसे पहले बात करते हैं एसएचएम की, और एसएचएम में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है लीनियर एसएचएम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक जनरलाइज्ड इक्वेशन की बात करते हैं लीनियर एसएचएम। आगे बढ़ते हैं एंड रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन जानते हैं। तो यार ये तो हम सबको पता, तो बच्चे को पता है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। फटाफट और कॉन्सेप्ट पे चलते भाई। देखो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का केस क्या होता है। तो जब भी एक एसएचएम मूव कर रहा है, जब भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कमेंस हो रहा है, तो उसमें वेलोसिटी तो है ही, और वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, उसके लिए तो कोई क्वेश्चन की बात है ही नहीं। सो हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैं टोटल एनर्जी लिखनी सब्सटेंस की, उसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बड़े आराम से। एंगुलर एसएचएम देखो करते क्या है, एक कोई सी भी रैंडम शेप बॉडी ले ली, यहाँ पे कील ठोक के इस बॉडी को ऐसे मूव करा, तो ये ऐसे ऐसे होने लगेगी, राइट। ये मूव करने लगेगी, ऑसिलेटरी मोशन करने लगेगी। अब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत छोटा होगा ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं बोल सकता हूँ वो क्या है, दैट इज अ केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है, डिसिपेटेड फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है, आपका एम्पलीट्यूड गिरता जा रहा है। कोई नहीं, मैं एक्स्ट्रा अलग से फोर्स लगा दे रहा हूँ। अब मैं जो एक्स्ट्रा अलग से फोर्स लगा रहा हूँ उसकी वजह से क्या होगा कि आपका एम्पलीट्यूड में गिरने नहीं दूंगा, जितना एम्पलीट्यूड उतना ही रहेगा। तो टाइम वेरिंग फोर्स देना पड़ेगा ना, क्योंकि जो डिसिपेटेड फोर्स है वो भी तो टाइम वेरिंग है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, राइट। तो मुझे भी फोर्स जो देना पड़ेगा टाइम वेरिंग देना पड़ेगा। अब मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ताकि ये आराम से मूव होता रहे, तो वहां केस आता है रेजोनेंस। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। आई सपोज यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। हम लोग क्या कर रहे हैं यार, यू वेरी वेल नो, हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार और अमेजिंग सी सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आप अपने लास्ट के डेज में बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हो, और अपने नीट 2023 के लिए एक जो फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल आपकी प्रिपरेशन है, उस पे स्टैंप लगा सकते हो कि यार नाउ आई एम फुली एंड फाइनली प्रिपेयर्ड, एंड अब मैं एग्जाम के लिए एकदम रेडी हूँ। ये आपको एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डर भी देगा एग्जाम से पहले, और साथ ही साथ रिजल्ट्स तो यू वेरी वेल नो, क्योंकि ये सेशंस इस तरीके से डिफाइंड है जिसमें आपका पूरा सिलेबस का क्रक्स आ जाएगा। ओके, यू वेरी वेल नो, आपका एंटायर जो नीट का पेपर होता है दैट डिपेंड्स अपॉन एनसीईआरटी, और ये सारे सेशंस दीज आर द सारांश ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक्चुअली जितनी भी सारी चीजें हैं सबको बहुत ही डिफाइंड और रिफाइंड मैनर में आप लोगों के सामने लाया जा रहा है, जिससे आपका एक बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वी वेरी वेल नो कि इस समय आप लोगों का बहुत ज्यादा कीमती है, तो हमने कम समय में ये सारे सेशंस डिफाइन किए हैं, एंड आई सपोज यू ऑल हैव बीन फॉलोइंग इट। जो लोग फॉलो कर रहे हैं आर वेरी गुड, कीप फॉलोइंग टिल द वेरी एंड। एंड जिनको आप लोगों के जितने भी दोस्त हैं जिनको इन सेशंस की जरूरत हो सकती है, प्लीज रेफर टू देम। साथ ही साथ यार, अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करो एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों में, ठीक है। हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बड़ा ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। इससे रिलेटेड बेसिकली बताऊं तो एक क्वेश्चन आ जाता है एसएचएम और वेव्स, बेसिकली ऑसिलेशन और वेव्स से नॉर्मली दो या एक सवाल हमेशा ही आता है। कभी कभी ज्यादा खुश हो जाते हैं नीट बनाने वाले, तो 3 सवाल भी आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट तो है, इम्पोर्टेंट तो डेफिनेटली है। रीजन बीइंग, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, मैं एंड में मैंने इसके काफी सारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं, आपको समझ में आएगा, बड़े इजी है, बहुत इजी है, ट्रस्ट मी। और अगर वेव्स में मैंने साइनोसॉइडल फंक्शन पढ़ लिया ना, कि कैसे साइनोसॉइडल फंक्शन के थ्रू मैं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिपिक्ट कर सकता हूं, तो इसके क्वेश्चंस तो बड़े ही इजी हो जाते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फटाफट यूं एकदम बड़े आराम से मैं पूरे चैप्टर का एक आपको सार, एक समरी बताऊंगा, और पूरी समरी इज बेस्ड अपॉन एनसीईआरटी। और अगर मैंने वो कर लिया तो बॉस फिर कोई दिक्कत नहीं है, मैं बड़े ही आराम से सारी क्वेश्चंस देख सकता हूं जो कि इस चैप्टर से आएंगे, और ऐसा एक क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे से ना बने। मैं आपको दिखाऊंगा सेशन के एंड में, सारे ही क्वेश्चंस हैं नीट के, और प्रेजेंट ईयर पैटर्न पे ही है, तो आपको समझ में भी आएगा कि यार हाँ, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये बिल्कुल हमसे बन चुके हैं, ठीक है। ओके सर, तो आगे बढ़ते सबसे पहले बात करते हैं एसएचएम की, और एसएचएम में सबसे पहला जो एक पॉइंट आता है वो है लीनियर एसएचएम, ठीक है। अब लीनियर एसएचएम देखो, कायदे में बोलूं तो दो टाइप के एसएचएम होते हैं, एक लीनियर एसएचएम होता है और एक होता है एंगुलर एसएचएम। ओके, लीनियर एसएचएम में क्या होता है कि आपका
बॉडी एक पर्टिकुलर डायमेंशन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन करती है। अब वो जब टू एंड फ्रो मोशन करती है, अगर उसका एक्सेलरेशन, यहां पे आप फोर्स से ही समझ सकते हो कि उसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वेक्टर के साथ, वेक्टर के साथ। अगर ये सिनेरियो बन जाता है तो ये कहलाता है आपका लीनियर एसएचएम। ठीक है, इस लीनियर एसएचएम की अगर मैं बात करूं तो देखो, इसमें एक तो आपकी मीन पोजीशन रहती है, ठीक है, एक रहती है आपकी यहां पे एक्सट्रीम पोजीशन, और यहां पे भी रहती है एक एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, ये सिनेरियो क्या रहता है, मीन पोजीशन हो गई, एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। मीन पोजीशन पे नॉर्मली x इज इक्वल टू 0 आप अज्यूम करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 0 अज्यूम करोगे तो ये हो जाता है आपका x इज इक्वल टू प्लस है, और ये हो जाता है x इज इक्वल टू माइनस है। ठीक है, यहाँ पे 0 अज्यूम करोगे तभी आपको समझ में आता है एक्सेलरेशन का जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन रहता है। बेसिकली देखो, एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स का मतलब ये होता है कि रीस्टोरिंग काइंड ऑफ फोर्स है। रीस्टोरिंग का मतलब अगर आप इस ब्लॉक को कहीं भी यहाँ डिस्प्लेस कर दो, आपने सपोज ब्लॉक को यहाँ पे इस टुवर्ड्स राइट डिस्प्लेस कर दिया, तो इसमें जो फोर्स लगेगा दैट विल बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर आपने टुवर्ड्स लेफ्ट डिस्प्लेस कर दिया तो जो फोर्स लगेगा दैट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मतलब फोर्स रीस्टोरिंग है। ये जो डिस्टेंस कहलाता है इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ओके, सो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है, एंड ये कुछ नहीं, बस f इज इक्वल टू के एक्स को इधर ले आए तो f प्लस के एक्स विल बी इक्वल टू 0। ए की जगह रख दिया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और एम इन टाइम्स एक्सेलरेशन फोर्स होता है, तो वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है किसकी, लीनियर एसएचएम की। अब मैं दूसरी वैरायटी पे जाता हूं तो दूसरी वैरायटी हो जाती है मेरी एंगुलर एसएचएम। अब एंगुलर एसएचएम में क्या होता है, तो एंगुलर एसएचएम में सेम वही सिनेरियो हो जाता है। यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो हो जाती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, दैट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। ये रिलेशन बन जाता है, और अगर ये रिलेशन है तो फिर आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, और यहां पे भी वेक्टर एनोटेशन होता है, ऐसी बात नहीं बॉस, यहां पे भी वेक्टर एनोटेशन होगा। और अगर ये है तो यस यू कैन वेरी क्लियरली सी कि हाँ जी ये एंगुलर एसएचएम का केस है। ओके, ठीक है सर, डन। और यहां से अगर आप इसको रिमूव करोगे तो बेसिकली जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे भी अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और वहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो आई सपोज दोनों ही कंडीशन आपको क्लियर हो गई, एंगुलर एसएचएम की और लीनियर एसएचएम की। लीनियर एसएचएम की तो यू वेरी वेल नो, अगर एसएचएम है कोई, हम एसएचएम का देखो कॉन्सेप्ट बेसिकली यहाँ पे भी काम में आता है, साथ ही साथ आगे चैप्टर्स में जाएंगे जहां पे भी इक्विलिब्रियम का केस आ जाता है, और बेसिकली इक्विलिब्रियम से बॉडी को अगर आप मूव करोगे और डिस्प्लेसमेंट काफी छोटा हो जाएगा तो वहां पे केसेस सिंपल हार्मोनिक मोशन के बन जाते हैं। तो वहां वहां जगहों पर भी ये सारे डिस्कशन होते हैं कि आपका टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड सिंपली निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी नेट एक्सेलरेशन है उसको माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन को ऐसा डिफाइन करते हैं जिसमें x का एक एलिमेंट आ जाए, और फिर इस इक्वेशन से कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ओमेगा की वैल्यू आ जाती है तो टाइम पीरियड आ जाता है। उन सारी बातों के बारे में बात करेंगे जब हम आगे टाइम पीरियड कैलकुलेशन की बात करेंगे। आई सपोज फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों को ये समझ में आ चुका है कि दो टाइप के एसएचएम क्या होते हैं, और उन दोनों ही एसएचएम की कंडीशन क्या होती है। पहले की तो ए शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, दूसरे की अल्फा शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन एकदम क्लियर कट है। आगे बढ़ते हैं और एक जनरलाइज्ड इक्वेशन की बात करते हैं लीनियर एसएचएम की। तो अगर मैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा हूं तो इस लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो एक जनरलाइज्ड इक्वेशन होगी वो हो जाएगी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, जहां पे a हो जाता है आपका एम्पलीट्यूड, ओमेगा हो जाता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपका टाइम पीरियड होता है। t एक जनरलाइज्ड फंक्शन है, बेसिकली x की जो वैल्यू रहेगी दैट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट अपॉन t, और फाई कहलाता है आपका इनिशियल फेज। ठीक है, ये साइनोसॉइडल वेरिएशन हो जाता है एसएचएम का। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक जनरलाइज्ड इक्वेशन हमेशा साइनोसॉइडल वेरिएशन के टर्म्स में लिखी जाती है कुछ इस हिसाब से। इस साइन की जगह मैं कॉस भी ले सकता हूं, तो y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई भी लिखा जा सकता है। ठीक है सर, ओके, बढ़िया। अब यहां से मैं वेलोसिटी पता करना चाह रहा हूं, मतलब आपने अभी तक मेरे को क्या बताया, आपने बता दिया कि यार
ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यहाँ आपने x इज इक्वल टू 0 डिफाइन करके रखा है। अब यहाँ से आप डिस्प्लेस करते हो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को, यहाँ किसी भी जनरलाइज्ड x पे ले जाते हो, तो वो जो x है वो इस तरीके से टाइम के साथ वेरी करेगा, ओके। एंड जो वेरिएशन होगा दैट इज गोइंग टू बी a sin ओमेगा t प्लस 5, ओके सर, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी पता करना चाहूँ तो बिल्कुल पता कर सकता हूँ। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो ये रही वेलोसिटी, v विल बी इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5, v विल बी इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस 5। ये तो वेलोसिटी का रिलेशन आ गया टाइम के टर्म्स में। साथ ही साथ आप चाहो तो इसको x के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। x के टर्म्स में जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज गोइंग टू बी v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे निकाला सर, कुछ नहीं यार, यहां से साइन थीटा की वैल्यू लेना ये इतना, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू लेना ये इतना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर लेना, फाइनल आंसर तुम्हारा कुछ इस हिसाब से आता है। देखो बता रहा हूं, फाइनल आंसर तुम्हारा आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाता है तुम्हारा फाइनल रिलेशन। इसको याद रख लो, इसको याद रख लो, एक ही चीज है, ठीक है। याद रख लो, जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी और पोजीशन किस हिसाब से रिलेटेड होते हैं वो हमें पता होना चाहिए। दिस इज बेसिकली द रिलेशन, दिस इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन x and v in simple harmonic motion in SHM में x और v जिस हिसाब से रिलेटेड होते हैं वो वहां पे रिलेशन लिखी है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लो। अच्छा, अब वेलोसिटी आपने निकाल दी सर, क्या एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं? बिल्कुल। एक्सेलरेशन बताने के लिए ये जो आपको रिलेशन दिख रही है इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू dv बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करो, वापस से क्या साइन वाला टर्म आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, तो ये आ गई आपकी एक्सेलरेशन की रिलेशन a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर है साइन ओमेगा t प्लस 5। अब यहाँ जरा ध्यान से देखो, a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5 क्या था, ये तो सर मेरा x था, तो यहाँ x रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x, राइट। बिल्कुल। क्या ये कंडीशन ऑफ SHM है क्या? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये लीनियर SHM को डिपिक्ट कर रही है? यस बिल्कुल बोल सकते हो। ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई होनी थी, वरना जनरलाइज्ड इक्वेशन तो कहलाती नहीं। ये तो रूट कॉज है, एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, अदरवाइज SHM तो हो ही नहीं सकता। SHM छोड़ो, ऑसिलेटरी मोशन भी नहीं होगा। सिंपल सी बात तो ये, ऑसिलेटरी मोशन ही होने के लिए आपका एक्सेलरेशन फोर्स रिस्टोरिंग टाइप का होना चाहिए, और फोर्स रिस्टोरिंग टाइप का तभी होता है जब फोर्स का डायरेक्शन एक्स के पोजीशन के ऑपोजिट सेंस में, मतलब इधर जाओ तो फोर्स इधर लगे, इधर जाओ तो फोर्स उल्टा लगे, समझ रहे हो। तो ये तो एक मेन कंडीशन ही होती है और वो तो सेटिस्फाई करनी थी, ठीक है सर, ओके। इनके इंडिविजुअल ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। तो ये रहा आपके पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, देख लो। ये बेसिकली ग्राफ है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे फाई की वैल्यू 0 है, इनिशियल फेज 0 है, तभी आप देख सकते हो t इक्वल्स टू 0 पे मेरा जो ग्राफ है x इक्वल्स टू 0 से चालू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई फाई लगा दूंगा तो ग्राफ आगे या पीछे सरक जाएगा, ओके। फाई की डिपेंडिंग फाई की बेसिकली वैल्यू लगाने से आपका ग्राफ आगे या पीछे की तरफ सरक जाएगा, दैट डिपेंड्स कंप्लीटली अपॉन क्या वैल्यू आ रही है फाई की, ओके। सो आई थिंक ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ये कर्व है। अब डिस्प्लेसमेंट से अगर मैं वेलोसिटी पे जंप करूं तो वेलोसिटी का रिलेशन ये रहा, v विल बी इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t, cos ऑफ ओमेगा t। आप देख सकते हो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है कितना है, पाई बाय 2 का है। इस cos ऑफ ओमेगा t को मैं sin ऑफ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा t लिख सकता हूँ। cos ऑफ ओमेगा t को मैं sin ऑफ पाई बाय 2, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, a ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो आप देख सकते हो वेलोसिटी जो है इसके फेज से पाई बाय 2 आगे चल रही है, ओके। तो इनके बीच में अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं तो कितनी है, पाई बाय 2 की, 90 डिग्री की। सेम उसकी बात करूं मैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये है एक्सेलरेशन का रिलेशन जो कि हो रहा है माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, मुझे उसका कंपेयर करना है तो साइन ओमेगा टी में आना चाहिए, नेगेटिव साइन ओमेगा टी, तो इसको लिख लूंगा मैं ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। यहां देखो कितने का फेज डिफरेंस हो गया, पाई का। मतलब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस पाई का है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस कितने का है, वेलोसिटी और फेज डिस्प्लेसमेंट में फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का है, ठीक है।
सो आई थिंक तीनों ही ग्राफ आपको क्लियर है और तीनों ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप समझ चुके हो। आगे बढ़ते हैं एंड रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन जानते हैं। तो यार ये तो हम सबको पता, तो बच्चे को पता है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन रहेगा दैट इज गोइंग टू बी a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो अभी तक हमने कितने रिलेशंस देख लिए? हमने एक तो ये देख लिया सर, दूसरा क्या देख लिया? दूसरा देख लिया सर मैंने वेलोसिटी और x का, क्या था? v स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा, ऐसी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी होता है क्या? क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी होता है? बिल्कुल हो सकता है। यहां से आप देखो स्क्वायर कर दोगे तो और उसकी जगह यहां रख दोगे तो आपका फाइनली वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की। x की वैल्यू कितनी आ रही है? आ जाएगी a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा रेज टू द पावर 4 और उस ओमेगा को यहां मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो देखो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। a विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। ये आगे रिलेशन, ये आगे रिलेशन किसकी? ये आगे रिलेशन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को रिलेट करने वाली। ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को रिलेट करने वाले। देखो v इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 और बेसिकली इन रिलेशन के बाद देखो मैं तुम्हें फाइनली बता रहा हूं, एक लीनियर एसएचएम में यहां पे हो गया तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ पे हो गया तुम्हारा मीन पोजीशन और यहाँ पे हो गया तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अब जरा एक्सट्रीम मीन पोजीशन पे क्या होता है? यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x इक्वल्स टू प्लस है, यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस है। ठीक है, बिल्कुल सर, सही बात है। साथ ही साथ अगर मैं इस पोजीशन की बात करूँ तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? यहाँ पे वेलोसिटी होती है बॉस मैक्सिमम। कितनी होती है मैक्सिमम? प्लस माइनस a ओमेगा। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट या तो इधर जा सकता है तो प्लस ओमेगा, पीछे जाएगा तो माइनस ओमेगा। ओके सर, ठीक है। यहाँ पे v कितनी? यहाँ v 0 मिनिमम, यहाँ की v कितनी? यहाँ v 0। ओके सर, परफेक्ट। एक्सेलरेशन की बात करो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाता है आपका मिनिमम कितना? 0। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? मैक्सिमम कितना होता है? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर a। सर नेगेटिव है तो मैक्सिमम कैसे? अरे भाई मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो बस ये दिखा रहा है कि डायरेक्शन पीछे की तरफ है। ठीक है, यहां की बात करो, यहां पे भी मैक्सिमम कितना? ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है बेसिकली क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होता है ना, एक ऑब्जेक्ट है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में, मतलब बेसिकली एक सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है अलोंग एक्स और वाई एक्सिस, वो भी आपका एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिपिक्ट करता है। क्या बोल रहा हूं सर मैं ये? चलो देखो, ये सपोज एक सर्कल है, ये सपोज एक सर्कल है, कितना बढ़िया सर्कल बना लिया मैंने। अब देखो, ठीक है, ओके। अब ये सेंटर था, एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, वो सपोज यहां से मूव करना चालू कर रहा है, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके सर, ठीक है। सपोज वो यहां से कुछ टी टाइम के बाद यहां पहुंच गया। ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? ये टोटल एंगल की अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी, ये भाई मूव कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो ये टोटल एंगल हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ओमेगा इनटू टी, है कि नहीं? वो मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जो ये टोटल एंगल हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ओमेगा टाइम्स टी। बिल्कुल सही बात। अभी अगर ओमेगा टाइम्स टी एंगल है तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा, इसका प्रोजेक्शन कितना आएगा बताओ जरा? इसका प्रोजेक्शन एक तो हो जाएगा सर यहां पे, ठीक है, इसके प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका प्रोजेक्शन एक तो हो जाएगा यहाँ पे और दूसरा प्रोजेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, देख सकते हो आप। ठीक है, एक प्रोजेक्शन यहाँ पे हो गया, एक प्रोजेक्शन यहाँ पे हो गया। जो अलोंग एक्स एक्सिस होगा वो क्या प्रोजेक्शन हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी ए। अगर ये मैंने जो रेडियस माना है दैट इज इक्वल टू ए माना है, तो ये हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी ए साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी, और ये हो जाएगा ए कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी। समझ में आया आप लोगों को? ये जो प्रोजेक्शन हो जाएगा यहां से लेके
यहां तक का, दैट इज गोइंग टू बी ए साइन ओमेगा टी, और ये जो प्रोजेक्शन हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का, दैट इज गोइंग टू बी ए कॉस ओमेगा टी। ओके, ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी। और मैं इसको अगर बोल लूं या इसको बोल लूं, दोनों ही क्या है ये, आप अगर ध्यान से देखोगे, ए साइन ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी, व्हाट आर दे आर बेसिकली डिपिक्टिंग अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही तो डिफाइन कर रही है ये। x इक्वल्स टू, अगर मैं a cos ऑफ ओमेगा टी बोल दूं या फिर x इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा टी बोल दूं, सो ये दोनों के दोनों आपको डिफाइन क्या कर रहे हैं, आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और यही बात है आपका, जो ये एक पर्टिकुलर, मान लो इसी एक्सिस के अबाउट आप डिफाइन कर रहे हो, तो इस एक्सिस के अबाउट आप डिफाइन कर सकते हो कि यार ये जो पोजीशन होगी ना, दिस पोजीशन विल बी रिप्रेजेंटिंग योर मीन पोजीशन, दिस पोजीशन विल बी रिप्रेजेंटिंग योर एक्सट्रीम पोजीशन, और इसी तरीके से आपको भी अप्रोच करना है। दिस पोजीशन विल बी रिप्रेजेंटिंग योर एक्सट्रीम पोजीशन, और उसके हिसाब से हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे फोकस करेंगे, यानी कि ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे फोकस करेंगे। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा क्या दिखाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा दिखाएगा projection. The projection along horizontal component will definitely provide me a relation of simple harmonic motion, a particle executing simple harmonic motion जिसकी angular frequency ओमेगा के बराबर होगी। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब ये सर यूज क्यों करते हैं? अब ये यूज क्यों करते हैं? ये यूज करते हैं बहुत सारी चीजों को पता करने के लिए। जैसे मान लो पार्टिकल मेरा यहाँ चालू हुआ, उसको मतलब इस पोजीशन से यहाँ तक जाना है, तो कितना टाइम लगेगा? सिंपल, मैं एंगल मेजर कर लूंगा। जैसे सबसे एक बहुत बढ़िया से केस स्टडी बताता हूँ कि जैसे सपोज एक केस लेते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली कुछ यहां पे था। ठीक है, इनिशियली कौन सी पोजीशन पे था? इनिशियली पोजीशन पे था a/2 पे, ये लेंथ है a/2 पे। आपको ये बना के नहीं दिया, आपको बोल दिया द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड इट्स मोशन, when the position was at a/2 length from the mean position and is moving towards the extreme position now. सुनो ध्यान से क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट स्टार्टेड from x is equal to a/2 plus a/2 moving towards, ये बस एक केस तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे हेल्प करता है सर्कुलर मोशन के अलोंग एसएचएम स्टडी करने में। मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, हमें पता करना है टाइम पीरियड जब वो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएगा। हमें पता क्या करना है? टाइम पीरियड, फाइंड टाइम टू रीच x इज इक्वल टू -a। ठीक है, पता करते। तो देखो, हमने इसको डिफाइन कर रखा है। जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल के अलोंग देखूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा मेन पोजीशन हो जाएगा, ये मेरा एक्सट्रीम हो जाएगा, ये मेरा एक्सट्रीम हो जाएगा। बिल्कुल। अब ऑब्जेक्ट कहां पे? यहां पे। कहां जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? अब यहां से या तो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जाएगा तो मीन की तरफ जाएगा, इधर जाएगा एक्सट्रीम। लिखा हुआ इट्स मूविंग टुवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहां से कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अब उसे कहां तक जाना है? नेगेटिव एक्सट्रीम तक, -a तक जाना है। ठीक है, प्लस a/2 से -a तक जाना है। तो यहां से चलो, देखो बताओ कब -a पे आ रहा है? क्या यहाँ आ गया? नहीं, यहाँ पे तो वापस 0 पे आ गया। यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ इधर पहुंचा तब आया। मतलब उसको यहां से लेके इतना पूरा एंगल कवर करना पड़ेगा भाई। अगर मैं लीनियरली बात करूं तो इसका प्रोजेक्शन यहां देख लो। ऑब्जेक्ट कहां पे था? ऑब्जेक्ट यहां पे था, यहां से इधर गया, फिर यहां से पलट के वापस आया, वापस आ रहा है और यहां तक का टाइम, मतलब यहां से चालू करके वापस इधर तक आने का टाइम मुझे पता करना है। तो देखो सर्कल से कितना आसान हो गया। मुझे बस ये एंगल पता करना है, टोटल एंगल डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कर दूंगा, टाइम पता हो जाएगा, सिंपल टाइम पता हो जाएगा। अब ये एंगल कितना हो जाएगा? सर ये a/2 दे रखा है। अगर ये a है, देखो जरा ध्यान से, अगर ये a है तो a का cos ऑफ थीटा a/2 है, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2, यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। a cos 60 1/2 होता है, तो ये 60 हो गया, ये 180 हो गया। टोटल एंगल कितना होगा? 240। सो टाइम की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज गोइंग टू व्हाटएवर इज द एंगल डिवाइडेड बाय द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। थीटा कितना हो गया? 180 प्लस 60, ये टोटल हो गया भैया 180, ये हो गया 60। 180 प्लस 60 इज 240। 240 को मैं पाई के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ बताओ? पाई कितना होगा? ये हो जाएगा तुम्हारा पाई/3 प्लस पाई हो जाएगा तुम्हारा 4 पाई/3।
4π/3 ओमेगा, ये आ गया मेरा टाइम। देख रहे हो तुम कितना आसान है। अगर इसको टोटल टाइम के एक्सप्रेस टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो टोटल टाइम होता है तुम्हारा, या मुझे टाइम पता करना, 2π/ओमेगा, ठीक है, 2π/ओमेगा होता है, तो 2π/ओमेगा यहाँ से अलग लिख लो, कितना हो जाएगा, 2/3 बाहर आ जाएगा, सो 2/3 टाइम्स टी, मतलब इसको मैं 2/3 टाइम्स टी भी बोल सकता हूँ। समझ आया, क्लियर है। देखो कितनी आसानी से मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस लेके बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर दिया इस बड़े सिंपल से प्रॉब्लम को, जिसको तुम आप इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करने जाते हो तो फंस जाते हैं, बहुत गंदा फंस जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक आइडिया मिल चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे इसी सेशन में, लास्ट में जाएंगे तब करेंगे। अब देखो फटाफट और कॉन्सेप्ट पे चलते भाई। देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का केस क्या होता है, तो जब भी एक एसएचएम मूव कर रहा है, जब भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन कमेंस हो रहा है, तो उसमें वेलोसिटी तो है ही, और वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी, उसके लिए तो कोई क्वेश्चन की बात है ही नहीं। सो हाफ एम बी स्क्वायर, और जिसको मैं लिख सकता हूँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर, क्योंकि अभी हम एक्स के अलोंग ही मोशन मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा v की जगह बस x के टर्म्स में इक्वेशन रख दी, ठीक है सर, ओके। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, और k की जगह रख दोगे, k क्या होता है, अच्छा ओमेगा क्या होता है, तो देखो यार ओमेगा होता है बेसिकली आपका, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m। ये आप अभी समझोगे जब स्प्रिंग का केस चलेगा, जब मैं स्प्रिंग का केस बताऊंगा तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम्स में वहां आपको समझ में आएगा कि k का एलिमेंट ही होता है। हालांकि अगर k इंट्रोड्यूस नहीं है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x होती है, हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर x होती है, ओके, ठीक है सर, ओके, बढ़िया, चलो सही। आगे बढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पता चल गई, इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, और टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है देख लो, जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो जरा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इसके साथ जोड़ दोगे तो बचेगी मात्र हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मतलब टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, और कांस्टेंट कितनी रहती है, कांस्टेंट रहती है आपकी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर। दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हाफ के ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कि अभी क्योंकि डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के केसेस नहीं लिए। देखो मैक्सिमम केसेस में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही आता है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आएगा तो के की वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर ही रहेगी, ओके। अगर नहीं है तो फिर ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हो, देखो कुछ इस टाइप का रहेगा। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया भाई सेंटर पे क्या मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी, तो ये ग्राफ काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। सेंटर पे क्या मिनिमम होती है और मैक्सिमम एक्सट्रीम पे क्या होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। और टोटल एनर्जी आप देख सकते हो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू एक पॉइंट पे बराबर होती है, वो पॉइंट कौन सा होता है, वो पॉइंट हो जाता है a बाय रूट टू, a बाय रूट टू हो जाता है, ठीक है, a बाय रूट टू ही होता है ना, a स्क्वायर बाय टू, और यहाँ पे भी a स्क्वायर बाय टू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, a बाय टू ही होता है, ये x आ जाएगा, ये भी x आ जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आप सभी को क्लियर है ये चीज, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल मैकेनिकल एनर्जी किस तरीके से कंजर्व रहेगी जब कभी भी मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करूंगा, ओके सर, ठीक है, बढ़िया। अब टाइम पीरियड, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केसेस में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं टाइम पीरियड कैलकुलेशन के, कि टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी। अब टाइम पीरियड निकालने के कुछ तरीके हैं, कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं। क्या है स्टैंडर्ड तरीके, देखो कुछ तरीके, एक तो तरीका होता है फोर्स मेथड से निकालो, जो कि सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। फोर्स मेथड में क्या होता है, सारे फोर्सेस बनाओ, जितने भी फोर्सेस लग रहे हो उसमें बनाओ, और नेट फोर्स निकालो। अब नेट फोर्स तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है कि नेट फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखो, कौन कौन से नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, जितने भी माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनकी वजह से एक सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट हो जाएगा ऑब्जेक्ट में। जितने भी फोर्सेस जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, उनकी वजह से एक सिंपल हार्मोनिक मोशन क्रिएट हो जाएगा, और वहां से बस तुम्हें फिर रिलेट करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, उसको रिलेट कर देना किससे, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स से, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स से, इससे रिलेट कर दोगे, जो भी रिलेशन आई इससे ओमेगा की वैल्यू पता कर लोगे, और जो भी ओमेगा आ जाएगा तो फिर टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा आ जाएगा तुम्हारा टाइम पीरियड, ठीक है। एक तो तरीका ये होता है निकालने का। दूसरा तरीका बात करो, दूसरा होता है एनर्जी मेथड से निकालना। एनर्जी मेथड में क्या करते हैं, एनर्जी मेथड में टोटल एनर्जी लिख देते हैं सब्सटेंस की,
और तुम्हें पता है टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज ऑसिलेटिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख देते हैं। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी वही स्टैंडर्ड केस लेके बता देता हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर था और दूसरा क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, यही थी ना, ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी टोटल एनर्जी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ दोनों तरफ, डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो इसका डिफरेंशिएशन तो भाई जीरो हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर रहा हूँ किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ टी के रिस्पेक्ट में, ये एनर्जी मेथड है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका डिफरेंशिएशन कितना, ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx बाई dt, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x dx बाई dt। ठीक है सर, परफेक्ट। इसकी बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा m v dv बाई dt। ठीक है, dx बाई dt हो जाता है वेलोसिटी, dv बाई dt होता है एक्सेलरेशन। तो देखो ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी का कैंसिल, यहाँ से देखो क्या एक्सेलरेशन आ रहा है, m से m भी कैंसिल, ये एक्सेलरेशन कितना आ गया है, dv बाई dt एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर x। देखो इस हिसाब से निकाल दिया मैंने, समझ में आ रहा है तुम्हें। तो तुम्हें टोटल एनर्जी लिखनी सब्सटेंस की, उसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट। टाइम पीरियड के थ्रू हमने एनर्जी मेथड से भी निकाल लिया। टॉर्क मेथड में क्या करते हैं, टॉर्क मेथड में हम निकालते हैं नेट टॉर्क, यहाँ निकालते हैं हम नेट टॉर्क, इसका यूजेज करेंगे हम टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम निकालने में। नेट टॉर्क निकाला, नेट टॉर्क को इक्वेट कर देंगे किससे, आई अल्फा से, इससे निकाल लेंगे अल्फा की वैल्यू, और अल्फा देख लेंगे जो भी आपका थीटा के कंपैरिजन में, और उसे कंपेयर किससे कर देंगे, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा से, इससे कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू निकाल लेंगे, और ओमेगा निकल गया तो फिर टाइम पीरियड तो बड़ी आसानी से निकल ही जाता है। तो इसका सिनेरियो ऐसे ही है जैसे नेट फोर्स के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं जहां पे भी सिंगल एंगुलर एसएचएम के केसेस बने। ठीक है सर, बातें बहुत कर रहे हो आप, बताओ अभी। देखो कुछ इस तरीके से होगा, चलो तो निकाल के बताता हूँ टाइम। जैसे सपोज ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मुझे टाइम पीरियड पता करना है। अब टाइम पीरियड पता करना है तो क्या करेंगे, इसी का एक आगे वाला क्वेश्चन भी है, इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द ब्लॉक भी बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसएचएम बताओ। ठीक है, वही सेम सिनेरियो, ठीक है, वही सेम सिनेरियो, और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या मान रहा हूँ मैं, देखो अभी यहाँ पे ब्लॉक यहाँ पे है, अभी ये स्प्रिंग जो अपनी नेचुरल स्टेट में, अब क्या होगा, ब्लॉक अपने वजन mg की वजह से नीचे बढ़ेगा, और नीचे बढ़ के सोचो अभी इस लेवल पे, यहां से अब वो नीचे जाके कुछ इस लेवल तक पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बेसिकली नेचुरल स्टेट था, यहाँ पे नेचुरल स्टेट था किसका, यहाँ पे नेचुरल स्टेट था स्प्रिंग का। ओके, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे वो स्टेट आ गया जब नीचे के डायरेक्शन में जो mg है ना, वो बैलेंस किससे हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन फोर्स यानी कि kx फोर्स से, क्योंकि जो ओवरऑल टेंशन लगेगा वो टेंशन kx के बराबर ही तो होगा। तो यहाँ पे टेंशन इज इक्वल टू kx हो चुका है, और ये दोनों जो टेंशन kx है ये किसके बराबर हो चुके हैं, ये बराबर हो चुके हैं आपका mg के। तो ये बेसिकली कौन सी स्टेट आ गई, ये आ गई इक्विलिब्रियम की। समझ में आ रहा है, ये स्टेट आ गई आपकी इक्विलिब्रियम वाली। इससे और नीचे जाएगा तो वापस कौन सी स्टेट बन जाएगी, अब देखो जितना ये यहाँ a नीचे गया ना, उतना ही a और नीचे जाएगा, और यहाँ पे इधर आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर के डायरेक्शन में ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स होगा और mg नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे वापस वेलोसिटी उसकी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ऑल इन ऑल बता ये रहा हूं कि देखो यहाँ पे 3 स्टेट बन गई भाई। कौन कौन सी 3 स्टेट सर, देखो 3 स्टेट बन गई, एक ये, एक ये, एक ये हो गई तुम्हारी एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये हो गई तुम्हारी मीन पोजीशन, और ये हो गई तुम्हारी एक्सट्रीम पोजीशन। समझ में आ रहा है, 3 पोजीशंस बन गई, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम। ठीक, ओके। अब टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड के लिए मीन पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को लाना रहता है, डिस्प्लेस करना रहता है, तो डिस्प्लेस करोगे और जो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा वो कितना हो जाता है, तो मीन पोजीशन से लाने के बाद x डिस्प्लेस किया तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे तो बराबर था kx नॉट, सपोज यहाँ पे kx नॉट बोल देते हैं, kx नॉट था mg के बराबर, अब वहां से डिस्प्लेस किया x लेंथ, तो एक्स्ट्रा फोर्स कितना हो जाएगा, kx हो जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है तो नेगेटिव साइन लगा दिया, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर माइनस ऑफ k बाय m इंटू एक्स, बिल्कुल, क्योंकि m इंटू ए होता है। इसको कंपेयर अब किससे करना है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स से करना है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे कंपेयर करना है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ k बाय m आ गई, ये आ गई, तो टाइम पीरियड कितना आ गया सर, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k आ गया। लो भाई, हो गया काम खत्म, ये आ गया मेरा टाइम पीरियड। इस तरीके से मैं टाइम पीरियड निकाल लेता हूँ।
समझ में आया? इस तरीके से मैं टाइम पीरियड निकाल लेता हूँ। एम्पलीट्यूड की कोई बात करेगा, बता सकते हो क्या? हाँ जी बिल्कुल, ये नेचुरल स्टेट थी ना, यहाँ पे नेचुरल स्टेट थी, वहां से कितना डिस्प्लेस हुआ, x नॉट डिस्प्लेस हुआ तो mg आया, तो k x नॉट मेरा किसके बराबर है, mg के बराबर, तो x नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, x नॉट आ जाएगा mg बाय k। ये मेरा क्या है, यही मेरा एम्पलीट्यूड है, यही मेरा एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो देखो आपने x नॉट की वैल्यू भी बता दी, देख रहे हो कितने कितने सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता कर लिया, एम्पलीट्यूड पता कर लिया, दोनों की दोनों चीजें पता कर ली। ओके, सो ये होता है बेसिकली मेरा फोर्स मेथड, जिसके थ्रू मैं एनालिसिस करता हूं। अब देखो टाइम पीरियड की बात करूं, एनर्जी मेथड से भी आप निकाल सकते थे, वही रिजल्ट आता। अब देखो मैं यहाँ पे एक और चीज क्या बताना चाह रहा हूं, इसका टाइम पीरियड हो या फिर इसका टाइम पीरियड हो या फिर इसका टाइम पीरियड हो, ठीक है, या फिर इसका टाइम पीरियड हो, या फिर इसका टाइम पीरियड हो, इन सारे ही केसेस में जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, इन सारे ही केसेस में जो टाइम पीरियड होगा दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, दैट इवेंचुअली विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ, कितना आया था अपना, अरे यार, m बाय के, राइट। सो 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के हो जाएगा। सारे ही केसेस में देख लो, ये सिनेरियो हो, ये सिनेरियो, वो सिनेरियो, वो सिनेरियो, साथ ही साथ एक और सिनेरियो भी हो, इस पे एक फोर्स लग रहा है एंड फोर्स एक कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो सब में जो फोर्सेस है, इसमें mg लग रहा होगा, इसमें mg का एक कंपोनेंट mg हो, सब कांस्टेंट फोर्सेस के थ्रू वर्क कर रहे हैं, तो इसमें टाइम पीरियड सेम ही रहेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के। समझ में आ रहा है बात आपको, ठीक है। तो जितने भी केसेस मैंने बताया आपको, इन सबका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के, याद कर लो, देख लो, समझ लो, जहां भी नेट फोर्स का केस आएगा और सिंपल पुली स्ट्रक्चर रहेगा, वहां पे जो आपका टाइम पीरियड रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के ही होगा, ठीक है सर। ओके, अब मैं स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करता हूं। स्प्रिंग मास सिस्टम, अब स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या है, तो देखो यहाँ पे वही अभी जस्ट मैंने जो बताया, देखो यहाँ पे आते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स पे। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स बेसिकली क्या होती है, वो ये बोलती है कि अगर आपके पास दो स्प्रिंग्स है, दो अलग अलग स्प्रिंग्स है, एक का K1 कोई स्प्रिंग कांस्टेंट, दूसरे का K2 स्प्रिंग कांस्टेंट, तो आपको इन दोनों की जगह आप चाहो तो एक स्प्रिंग लगा के अपना फाइनल आंसर लिख सकते हो, और ये जो एक स्प्रिंग रहेगी वो उस हिसाब से रहेगी जिसमें वो दोनों इनकम्पास हो जाएंगे। तो इसका टाइम पीरियड में लिख सकता हूँ 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k इफेक्टिव। अभी k इफेक्टिव कैसे निकालूं, तो k इफेक्टिव निकालने का तरीका होता है ये 1 अपॉन k इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। जैसे पैरेलल में रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं वैसे सीरीज में स्प्रिंग्स को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे पैरेलल में रेजिस्टर्स को जोड़ते हैं वैसे सीरीज में स्प्रिंग्स को जोड़ते हैं। आगे की बात करूं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसा कि आप देख सकते हो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, एक तो ये होता है, इसको भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इसको भी बोल रहे, इसको बोल दो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इनका इफेक्टिव मैं एक ये लगा देता हूं और ये एम ब्लॉक लगा देता हूं और बोल देता हूं भाई टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, और k मेरा वही k इफेक्टिव। अब k इफेक्टिव कैसे निकालूंगा, तो k इफेक्टिव यहां पे ऐसे जोड़ता है जैसे कि रेजिस्टर्स जोड़ते हैं सीरीज में। जो पैरेलल में स्प्रिंग्स कैसे जुड़ती है, पैरेलल में स्प्रिंग्स जुड़ती हैं वैसे जैसे सीरीज में रेजिस्टर जुड़ते हैं, ठीक है। ओके, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं जो कि स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। अब स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड नीट में क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है। अब स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने एक स्प्रिंग ली, देखो इसको इधर समझाता हूँ अच्छे तरीके से। हमने एक स्प्रिंग ली और उसको तोड़ दिया, हमने उसको काट दिया, काट के दो भाग बना लिए। अब ये जो ओरिजिनल स्प्रिंग थी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था। अब मुद्दे की बात ये है कि जब तुमने उसे काट के दो भागों में बांट दिया है तो दोनों भागों का इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट कितना रहेगा, ये क्वेश्चन है। दोनों भागों का इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट कितना रहेगा, यहाँ पे एक पार्ट है और यहाँ पे एक पार्ट है, तो इस पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना रहेगा और इस पार्ट का कितना स्प्रिंग कांस्टेंट रहेगा, ये पता करना है। तो आओ देखते हैं। अब अगर मैं एक इंडिविजुअल पार्ट्स की बात करूं तो देखो जो स्प्रिंग कांस्टेंट रहता है इंडिविजुअल पार्ट्स का, वो कुछ इस हिसाब से बताया जाता है कि दैट इज गोइंग टू बी टोटल डिवाइडेड बाय पार्ट into ओरिजिनल स्प्रिंग कांस्टेंट दैट इज K।
समझ रहे हो बात को? मतलब जैसे मान लो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, तो इसका इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा? अब जैसे मान लो यहीं पे क्वेश्चन देखते हैं। तुमने क्या किया, तुमने 3 भाग में बांट दिया, तुमने 3 भाग में बांट दिया। ये वाला केस नहीं, ये वाला केस देखो, ये रहने दो इसमें क्योंकि 2 में ही बांटा है। ये वाला केस देखो, इसमें 3 पार्ट में बांट दिया, एम एन के, m/n/p के रेशियो में तुमने काट दिया, m/n/p के रेशियो में तुमने इसको काट दिया। अब इंडिविजुअल स्प्रिंग हो गए k1 k2 k3, तो k1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये छोटे से भाग की, दैट इज गोइंग टू बी टोटल, टोटल हो जाएगा m+n+p डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल, दैट इज m इनटू k, ये आ गया k1। ऐसे ही k2 सेकंड की बात की तो टोटल डिवाइडेड बाय पार्ट, देखो फॉर्मूला याद रखो, टोटल डिवाइडेड बाय पार्ट, ये k डैश, ठीक है। सो टोटल डिवाइडेड बाय पार्ट, टोटल डिवाइडेड बाय पार्ट, ये हो गया इनटू k। समझ में आया तुम लोगों को? तो इस हिसाब से तुम बता सकते हो भाई L0 बाय L1, अगर L1 लेंथ है, L0 बाय L2, L0 बाय L3, इस हिसाब से आप डिफाइन करते हो। तो देखो जिसमें जिसको सबसे छोटी लेंथ का स्प्रिंग काटते हैं ना, सबसे छोटी लेंथ का जो स्प्रिंग होगा, ज्यादा छोटा काटा तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट और ज्यादा होता है। ये चीज आपने नोटिस भी होगी, स्प्रिंग जितना ज्यादा बड़ा उसको मूव करना आसान होता है, जितना छोटा करते जाओगे उसको मूव करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके सर, ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इसमें देख ले भाई, सिंपल सी चीज है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो मैं नहीं करूंगा, ये लोग आप करोगे। सिंपल k1 प्लस k2, यहां पे क्या है, ये दोनों सीरीज में है और ये उसके साथ पैरेलल है, तो ये दोनों का एक सीरीज कॉम्बिनेशन और ये सीरीज को फिर इसके साथ पैरेलल, तो सीरीज हो जाएगा k1 k2 अपन k1 प्लस k2, और इसके साथ पैरेलल में जोड़ दोगे तो फाइनल यही आ जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, और उसको k3 के साथ जोड़ दो, तो ये आ जाएगा मेरा k इफेक्टिव। और टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है भाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई k, इसमें डाल दो कि आंसर आ जाएगा। सिंपल सी चीज है यार, सिंपल सी चीज है, और देखो कितनी आसानी से हमने पता कर दी, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम की क्या कोई कुछ स्पेशल केसेस है पेंडुलम के, तो फिजिकल पेंडुलम का केस ये आ जाता है, इसमें देखो आ जाता है कॉन्सेप्ट नेट टॉर्क का, एंगुलर एसेचर का। तो देखो करते क्या है, एक कोई सी भी रैंडम शेप बॉडी ले ली, यहाँ पे कील ठोक दी, और कील ठोक के इस बॉडी को ऐसे मूव करा, तो ये ऐसे ऐसे होने लगेगी, राइट, ये मूव करने लगेगी, ऑसिलेटरी मोशन करने लगेगी। अब इसका डिस्प्लेसमेंट अगर बहुत छोटा होगा ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं बोल सकता हूँ वो क्या है, दैट इज अ केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर थीटा मेरा छोटा होगा, अगर ये मेरा थीटा छोटा हुआ, तो मैं इसी ऑसिलेशन को बोल सकता हूँ ये एंगुलर एसएचएम का केस है। और एंगुलर एसएचएम का केस है, तो फिर टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा केस है यार, देखो क्या बोला था, नेट टॉर्क निकालो। यहां पे इधर डालोगे तो ये देखो ये आ जाता है, इधर डिस्प्लेस हो गया, पहले इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ, तुमने ऐसे मूव कर दिया तो इधर हो गया, तो mg फोर्स लगेगा, इस mg की वजह से एक कंपोनेंट आएगा इधर, देख लो ये कंपोनेंट एक इधर आएगा एक इधर आएगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस कंपोनेंट की वजह से कोई टॉर्क नहीं, इस कंपोनेंट की वजह से टॉर्क होगा, ये थीटा है तो ये थीटा रहेगा, तो हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा, राइट। अब इस mg साइन थीटा की वजह से जो टॉर्क आएगा कितना आ जाएगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू mg साइन ऑफ थीटा इनटू ये लेंथ जितनी भी है l दैट इज द लेंथ बिटवीन द सेंटर ऑफ मास एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, l इज द लेंथ बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेंथ बिटवीन COM एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ओके ठीक है, परफेक्ट। अब ये नेट टॉर्क की जगह में क्या लिख दूंगा, I इंटू अल्फा, नेट टॉर्क की जगह में क्या लिख दूंगा, I इंटू अल्फा, सो I अल्फा ये रहा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू mgl साइन ऑफ थीटा। अब देखो इसीलिए बोल रहा था मैं, ये अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा को नियरली क्या बोल दूंगा, थीटा के बराबर, अगर थीटा छोटा होगा तो साइन थीटा को नियरली थीटा बोल दूंगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा विल बी इक्वल टू mgl बाय I, mgl बाय I इंटू इसको बोल दूंगा मैं थीटा। नेगेटिव साइन कहां से लाओगे, नेगेटिव साइन ऐसे लाओगे सर, देखो थीटा इधर किया तो नेट टॉर्क पीछे की तरफ आ रहा है, अगर मैंने क्लॉकवाइज डिस्प्लेस किया है तो नेट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। तो देखो भाई यहाँ पे आ गई अल्फा की वैल्यू, अब इसको किससे कंपेयर करना है, अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा से, ओमेगा रिलेट कर दो, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी mgl बाय I, अंडर रूट ऑफ mgl बाय I आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू, और ओमेगा आ जाएगा तो फिर टाइम पीरियड निकालना कौन सा टफ है, ये देखो अंडर रूट ऑफ mgl बाय I, तो टॉर्क की टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ I अपॉन mgl, I हो गया यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है।
सो आई थिंक ये चीज आप समझ चुके हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बस अब किसके अबाउट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहेगा पॉइंट ओ के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहेगा पॉइंट ओ के अबाउट। आराम से निकाल सकते हैं यार, सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता ही रहता है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स तुम या तो आपका डिस्क लोगे या स्फीयर लोगे, उसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता रहता है। ओके अबाउट IC प्लस MR स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का केस भी वैसे ही है, एकदम ऐसे जैसे नेट टर्फ निकाला, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, mg लगा, mg का ये वाला कंपोनेंट देखेंगे कौन सा, ये वाला mg sin ऑफ थीटा। mg sin थीटा की वजह से नेट टॉर्क आएगा जो कि हो जाएगा आपका mg sin थीटा इंटू एल। थीटा बहुत छोटा रहेगा तो mg थीटा बाय एल हो जाएगा, mg एल इंटू थीटा हो जाएगा, वही सेम केस पिछले जो किया। और I इंटू अल्फा से रिलेट करूंगा। अब I की वैल्यू यहाँ पे होती है ml स्क्वायर, I की वैल्यू होती है ml स्क्वायर, तो ml स्क्वायर यहाँ लिख दूंगा। देखो बता रहा हूँ क्या कर दूंगा, नेट टॉर्क आ गया मेरा, ये आ गया मेरा नेट टॉर्क I अल्फा, जो कि हो जाएगा I अल्फा इज इक्वल टू mgl साइन ऑफ थीटा, और थीटा मैंने छोटा माना तो ये आ गया। I की वैल्यू कितनी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर कितना है, ml स्क्वायर, तो ml स्क्वायर डाल दो। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, mgl डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर इनटू थीटा। नेगेटिव साइन की टेंशन मतलब नेगेटिव तो लगा सकते हो क्योंकि इधर डिस्प्लेस कर रहा हूं, टॉर्क पीछे की तरफ है तभी पीछे आ रहा है। L से L कैंसिल, M से M कैंसिल, देखो ये आ गया माइनस ऑफ g बाय एल इंटू थीटा। और अब इसको ओमेगा स्क्वायर थीटा से रिलेट कर दो, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ g बाय एल, ये आ गया तो बस टाइम पीरियड आ गया। सब जगह बस एक ही कहानी है। कहानी क्या है, ओमेगा निकालना है और उस ओमेगा को आपका टाइम पीरियड से फिर वैल्यू निकाल देना। जो भी ओमेगा आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा कर देना है, टाइम पीरियड आ जाएगा। एक ही कहानी हर जगह, और बस देख लो, बस इसको समझ जाओ तो बाकी सारी चीजें तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी। ठीक, ओके सर, बढ़िया, परफेक्ट। अब आते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में, जो कि लास्ट का एकदम टॉपिक है। इसमें बेसिकली मुझे देखो इन सब चीजों में डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक बहुत की एस्पेक्ट जो मुझे समझना है रेजोनेंस का, वो मैं बताऊंगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन समझ ले डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या। अब देखो डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस है कि यार कभी भी आप किसी चीज को ऑसिलेट करते हो, झूला भी झुलाते हो, आप झूला भी झुलाते हो तो देखते क्या नॉर्मली थोड़ी देर के बाद झूला आके रुक जाता है। रुकने का रीजन ये होता है क्योंकि नॉर्मली जो फोर्सेस रहते हैं आप कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाओगे तो कुछ टाइम के बाद आके रुक जाता है। उसका रीजन ये है कि डिसिपेटरी फोर्सेस उस पर एक्ट करने लगते हैं। अभी जो डिसिपेटिव फोर्सेस हैं इनकी वजह से जो ऑसिलेशन होते हैं उनको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। सो ऑसिलेशन परफॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेस जो डिसिपेट करते हैं उन्हें डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। तो नॉर्मली अभी तक हम क्या देखते हैं, m dv/dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ kx, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। अब इसमें एक एक्स्ट्रा डैम्पिंग फोर्स लगने लगता है जो कि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो, ये आपका जो bv है ये बेसिकली क्या है मेरा, ये मेरा डैम्पिंग फोर्स है। ठीक है, ये मेरा डैम्पिंग फोर्स है और इस डैम्पिंग फोर्स की वजह से एक टाइम के बाद क्या होता है, मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाती है। ठीक है, अब इस डैम्पिंग को हटाने के लिए, देखो बाकी सब तो कैलकुलेशंस है, डैम्पिंग को हटाने के लिए क्या किया जाता है, डैम्पिंग को हटाने के लिए ये देखो, ये एनालिसिस देखो, ये ग्राफ। डैम्पिंग की वजह से क्या होता है, मेरा एम्पलीट्यूड आप देख सकते हो रिड्यूस 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 ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, ये मेरा एक एम्पलीट्यूड का रिलेशन है, एम्पलीट्यूड भी टाइम वेरिंग हो जाता है। नॉर्मली एसएचएम में एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है ना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ही टाइम वेरिंग हो गया। ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़ टू द पावर माइनस आपका ईटी नहीं, कोई और कांस्टेंट है इसमें, डिपेंड जिस पे करता है, कहा गया t/2 ताउ। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। ओके, सो मेरा एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या हो जाता है, टाइम वेरिंग। अब इसको करने के लिए, इसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन मतलब क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है, डिसिपेटिव फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है, आपका एम्पलीट्यूड गिरता जा रहा है। कोई नहीं, मैं एक्स्ट्रा अलग से फोर्स लगा दे रहा हूँ। अब मैं जो एक्स्ट्रा अलग से फोर्स लगा रहा हूँ उसकी वजह से क्या होगा कि आपका एम्पलीट्यूड में गिरने नहीं दूंगा, जितना एम्पलीट्यूड उतना ही रहूंगा। और मेरा जो फोर्स देने की फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्योंकि मुझे टाइम वेरिंग फोर्स देना पड़ेगा भाई, मानते हो कि नहीं, टाइम वेरिंग फोर्स देना पड़ेगा ना, क्योंकि जो डिसिपेटिव फोर्स है वो भी तो टाइम वेरिंग है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक, तो मुझे भी एक फोर्स जो देना पड़ेगा टाइम वेरिंग देना पड़ेगा। अब मेरी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए ताकि ये आराम से मूव होता रहे, तो वहां केस आता है रेजोनेंस का। ठीक है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि आप जो एक्सटर्नल, देखो ये रहा केस, अभी तक ये था, अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे थे, फिर अभी हम एक स्लाइड पहले ये पढ़ लिया, डैम्पिंग फोर्स लग रहा था, और अब हम एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे, ये F0 साइन ऑफ P इंटू टी, जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, P, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी P। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये P की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बने, मतलब रेजोनेंस का केस बने।
इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, इसकी वैल्यू नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर जो पी नॉट है आपका, अगर आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है तो एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी भी उसी के बराबर होनी चाहिए। इफ यू वांट द एम्पलीट्यूड टू बी मैक्सिमम, ये आपका एम्पलीट्यूड होता है, एफ नॉट अपॉन ये क्वांटिटी होती है ना, ये सबसे लीस्ट जब होगी तभी ये मैक्सिमम हो जाता है। सो रेजोनेंस का केस बेसिकली क्या बनता है, देखो यहाँ पे रेजोनेंस का केस बनता है व्हेन external frequency, external source frequency, that is P, equals the natural frequency क्या थी, ओमेगा नॉट, रेजोनेंस अकर्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, रेजोनेंस मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का केस कब होता है, व्हेन P इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। अगर ये हो जाता है तो ये कंडीशन रेजोनेंस की होती है। एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, और अगर ऐसा है तो आपका रेजोनेंस का केस बनता है। बाकी सारी चीजें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आओ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ पुराने सालों के 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो कितना लड्डू सा क्वेश्चन। A body is executing simple harmonic motion with frequency n. The frequency of its potential energy is, ठीक है भाई। अब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का उसका वेरिएशन कैसे रहता है, उसका वेरिएशन कुछ इस हिसाब से रहेगा। ठीक है सर, बिल्कुल। इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है आपकी n। अब वही पूछ रहा है भाई पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। तो देखो ये मेरा x का कर्व है टाइम के साथ, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कुछ x इक्वल्स टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी भी 0, राइट। सो कुछ इस तरीके का रहता है, देख रहे हो, समझ रहे हो आप बात को। तो इतने टाइम में ये एक फुल ऑसिलेशन कर रहा है, इतने टाइम में ये एक फुल ऑसिलेशन कर रहा है, और ये तो उसके आधे टाइम में फुल ऑसिलेशन कर ले रहा है। समझ में आ रहा है भाई लोगों। अगर ये x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है हाफ के एक्स स्क्वायर ना, तो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड आधा हो जाता है, टाइम पीरियड आधे होने से जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाती है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा हो जाती है। रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर होने की वजह से जो नीचे का एलिमेंट है वो ऊपर चला जाता है, और क्योंकि सिमेट्रिक है तो यहाँ देख सकते हो ये पीरियोडिक फंक्शन इस तरीके से बन गया। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 ओमेगा 2n। ओके, पोटेंशियल एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी हुई, इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है, 2n के, ट्वाइस ऑफ n के बराबर। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट सवाल, आइडेंटिफाई द फंक्शन व्हिच रिप्रेजेंट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। देखो पीरियोडिक फंक्शन होने की कंडीशन बस ये रहती है कि जो भी आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, ये एफ एक्स फंक्शन कोई x प्लस टी एलिमेंट ऐड करने पे सेम वैल्यू देनी चाहिए, और अगर ये सेम वैल्यू देता है तो हाँ, दिस इज द कंडीशन ऑफ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आप साथ ही साथ ये चीज तो समझ ही लो, ये कंडीशन है। एक और चीज ये भी समझ लो कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो कतई नहीं होंगे, और ना ही लॉगरिथमिक फंक्शन आपके टाइम वेरिंग होंगे। टाइम वेरिंग कौन से फंक्शन हो पाएंगे, साइनोसॉइडल, जो कि साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, इनमें 2 पाई अपॉन ओमेगा तुम ऐड करोगे टाइम में। यहाँ पे वेरिंग फंक्शन क्या है, x जो है वो t है, और y जो है तुम्हारा x है, तो t में 2 पाई अपॉन ओमेगा ऐड कर दोगे, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप टाइम पीरियड पता कर सकते हो, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। ओके, यहाँ पे अगर ये नहीं भी होता, 2 ओमेगा होता, तो एलसीएम ले लेते बेसिकली, लेकिन साइनोसॉइडल फंक्शंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों वेरिएशन आपके पीरियोडिक ही होते हैं। ओके, सो यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी। देखो 2020 में देख क्या आंसर आने वाला क्वेश्चन। ठीक है सर, ओके। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, अब भी बताया था कितना फेज डिफरेंस है, पाई का। जिन को याद नहीं है, सेक्शन का स्टार्टिंग का पॉइंट देख लो। स्टार्टिंग में जब मैंने बताया एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और पोजीशन के बारे में, तो फेज डिफरेंस का डिस्कशन किया था। फेज डिफरेंस कितना होता है, पाई रेडियन का। भाई पाई रेडियन का फेज डिफरेंस होता है, सिंपल। ओके सर, ठीक। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, बड़ा टफ क्वेश्चन है, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो सिंपल सी चीज, कभी भी आपको x इज इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी दिया हो, ठीक है। और आपको एक इसको एसएचएम में एक्सप्रेस करना है। क्या एसएचएम है? हाँ भाई एसएचएम है। कैसे एक्सप्रेस करोगे? इसका एक्सप्रेशन कैसे होगा? तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस हिसाब से आएगा, x विल बी इक्वल टू एक नेट एम्पलीट्यूड आ जाएगा, एक नेट एम्पलीट्यूड आ जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी ए डैश और ए डैश साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर, ठीक है। जहां पे जो ए डैश की वैल्यू होती है ना वो हो जाती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो इसको, इस फंक्शन को मैं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब इस फंक्शन को मैं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकता हूं, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन तो इस फैशन में लिखनी चाहिए ना, तो इसी को इस फैशन में लिख सकता हूं जहां पे ए डैश की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगी। मतलब अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफाइन कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ओके सर ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? यहाँ पे तो ए नॉट बी है। अरे भाई ए नॉट का यहाँ पे होना कुछ ये डिफाइन करता है, बस देखो इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, y माइनस ए नॉट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और ये वापस से वही फंक्शन हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी वही ए डैश साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस वाई, ठीक है। और अब इसको जरा डिफाइन करके देता हूँ। देखो तुम्हारा नॉर्मली तुम डिस्प्लेसमेंट कैसे लेते हो? डिस्प्लेसमेंट लेते थे तुम x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 से ऊपर नीचे, ये रहता था ना तुम्हारा। यहां से नॉर्मली ऊपर नीचे करते थे ना। अब यहां से नहीं होगा, वो कहां से होगा? वो हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू a प्लस समथिंग और a माइनस समथिंग, मतलब यहां पे इधर से ऐसे ऊपर नीचे होगा, समझ रहे हो? और ये हो जाएगी आपकी ए नॉट की वैल्यू, और ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड ए डैश। समझ रहे हो? इस ए नॉट का सेंस क्या है? इस ए नॉट का सेंस ये नॉर्मली x लिखे रहते थे ना, तो ये x नहीं है, ये क्या है? ये आपके x माइनस 0 समझो, इनको समझो आप, इनको समझो आप x माइनस 0 या फिर x माइनस 0, इस हिसाब से आप समझोगे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है सर, ओके परफेक्ट। The radius of a circle, the period of revolution, initial position and sense of revolution are indicated in the figure below. NEET National 2019 में है। Y projection of the radius vector of rotating particle P is। अब भाई इस rotating particle P का Y projection कितना हो जाएगा? तो ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे रोटेट कर रहा है, ओके, किसी भी टाइम t पे यहाँ पे मान लेता हूँ यहाँ होगा, इसका y कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हुआ? तो ये एंगल हो जाएगा ओमेगा इंटू टी के बराबर। तो ये जो y कॉम्पोनेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा? दैट इज गोइंग टू बी a cos ऑफ ओमेगा टी के बराबर। बिल्कुल सही, ये हो गया मेरा y कॉम्पोनेंट। तो रेडियस कितना आ रहा है? y कॉम्पोनेंट कितना रेडियस है आपका? 3 मीटर दिया हो तो 3 cos ऑफ ओमेगा टी, और ओमेगा की वैल्यू कैसे निकाल लूंगा? टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई अपॉन 4 जो कि हो जाएगा पाई बाय 2। सो ओमेगा पाई बाय 2 इंटू टी, सो 3 cos ऑफ पाई बाय 2 इंटू टी। कौन सा ऑप्शन है? 3 cos ऑफ पाई बाय 2, ये रहा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। सो आई थिंक आप सभी को समझ में आ चुका है किस तरीके से हमने आंसर निकाला। बड़ा ही सिंपल सा केस था और बड़ी इजीली हमने निकाल भी दिया। ओके सर, ठीक है, बढ़िया। Next, a particle is executing SHM along a straight line. Its velocity at distances x1 and x2 from the mean position are v1 and v2 respectively. Its time period is, time period बताना है। क्या क्या बता दिया? वेलोसिटी बता दी x1 और x2 पे, टाइम पीरियड देखो कितना लड्डू क्वेश्चन, 2 मिनट में बताता हूँ। अगर आप लोगों को ये रिलेशन याद है, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये याद है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे? ओमेगा स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस अब यही दोनों के लिए इक्वेशन लिखनी है, दोनों के लिए इक्वेशन लिखनी है। आओ फटाफट लिखते हैं। देखो v1 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। दूसरे के लिए v2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब क्या करना है? माइनस कर दो, माइनस कर दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। देख लो, ये आ गया आंसर। दिस माइनस दिस किया है, ये इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 आएगा, यानी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब ये ओमेगा इधर ले आओ, बाकी सब उधर ले आओ, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ऑफ
v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका v2 माइनस v1 कर दो तो x1 माइनस x2 हो जाएगा। तो देख लो किस में ऑप्शन है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड में ऊपर आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टाइम पीरियड में ऊपर आ जाएगा तो x2 माइनस x1 ऊपर आ जाएगा और v1, ये रहा ऑप्शन यार, ये देखो ये दिख रहा है। ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि v1 और x1 है, तो यही है मेरा आंसर, यही है मेरा आंसर। समझ में आया? देख लो कितना आसान है और कितनी इजी तरीके से आपने इसको निकाल भी दिया। सिंपल अप्रोच था, सिंपल तरीके से हमने आंसर निकाल दिया। 2015 में पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं यार, अच्छी बात है सर कर रहे हैं तो। A mass falls from a height h and its time of fall t is recorded in terms of time period capital T of a simple pendulum. On the surface of Earth, the time period is found to be t is equal to 2 times capital T. ठीक है. The entire setup is taken on the surface of another planet whose mass is half of Earth and radius is same. भाई mass हो गया आधा और radius same है, ठीक है. Same experiment is repeated and corresponding times noted as t dash and capital T dash. Okay. सो वहां पे बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, वहां पे बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। सो मास फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h एंड इट्स टाइम ऑफ फॉल t इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल T ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो देखो टाइम पीरियड h हाइट से गिरने का कितना होगा, ये टाइम पीरियड कितना होता है, यहाँ इक्वल्स टू 0, ये हाइट h है, सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर कर दूंगा, तो हाफ टी स्क्वायर करूंगा तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 2s अपॉन g अंडर रूट, यानी कि टाइम आ जाता है 2h अपॉन g, ये आ जाता है टाइम पीरियड। ठीक है सर, ओके बढ़िया। और टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम कितना होता है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम होता है आपका टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम हो जाता है तुम्हारा 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g, ये हो जाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं दूसरे प्लैनेट पे जा रहा हूं तो चेंज क्या आएगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इतनी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। मैं अगर दूसरे प्लैनेट पे जा रहा हूं तो चेंज आएगा किसमें? अगर मैं दूसरे प्लैनेट पे जा रहा हूं तो सर चेंज तो आएगा मात्र जी में। ठीक है, अगर मैं दूसरे प्लैनेट पे जा रहा हूं तो चेंज आएगा मात्र किसमें, जी में, क्योंकि आप यहां से देख सकते हो, देखो रूट जी तो सेम है और ऊपर के जो पायदान, ऊपर की जितनी भी चीज है वो इस हिसाब से चेंज हो रही है कि वो 2 के बराबर आ रही है। मतलब अगर मैं इन दोनों का वो कर दूं, डिवाइड कर दूं, देखो इससे कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है, और फाइनली क्या अंतर आ रहा है, ये इधर चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू कैपिटल T इंटू अंडर रूट ऑफ, देख सकते हो आप 4 पाई स्क्वायर l, और डिवीजन में आ जाएगा ये डिवाइडेड बाय 2h, ये आ रहा है। और ये जो पूरा एलिमेंट है ना, ये जो पूरा एलिमेंट है इसकी वैल्यू 2 के बराबर। अब मैं दूसरे प्लैनेट पे भी अगर जाऊंगा तो l तो सेम ही रहेगा, h भी सेम ही रहेगा, और 4 पाई स्क्वायर तो चेंज कर नहीं सकते, तो अल्टीमेटली यहां g तो है ही नहीं। आप देख लो t इज इक्वल टू कैपिटल T में g तो है ही नहीं, समझ रहे हो बात को? और ये बोल रहे हैं सेम एक्सपेरिमेंट तुमने वहां कर दिया, तो वहां भी सेम एक्सपेरिमेंट करोगे तो g तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, g तो एलिमेंट में है ही नहीं, g कैंसिल आउट हो जा रहा है, g कैंसिल आउट ही हो जा रहा है, तो t डैश और कैपिटल T डैश भी रिलेट वैसे ही होंगे जैसे अर्थ पे हो रहे थे, यानी t डैश विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स t डैश, स्मॉल t डैश विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल T डैश, जिस हिसाब से आप अर्थ पे रिलेट कर रहे थे पूरे समांतर अर्थ। जितनी भी ये जो वैल्यू 4 पाई स्क्वायर l अपॉन 2h, इसकी वैल्यू 2 के बराबर आ रही है यहाँ पे, तो वहां पे भी इसकी वैल्यू तो 2 के बराबर ही होगी, लेंथ सेम है, हाइट सेम है, तो बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट आंसर। इतनी सारी महाभारत दी, सिंपल सा आंसर था जो कि आपको देख के बता देना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट, a pendulum is hung from the roof of a sufficiently high building and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is 20 meter per second square at a distance 5 meter from the mean position. The time period of the oscillation is, देखो एक बहुत sufficiently high building में हुआ क्या, जो सिंपल पेंडुलम है उसकी यहाँ पे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का है ऑब्वियसली टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, कितनी है, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी कितने डिस्टेंस पे है, इट इज नाउ एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना, 5 मीटर्स, 5 मीटर्स। ओके, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है,
दैट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स, इस हिसाब से रिलेट होगी। ये ज्यादा हाइट देने का मतलब बस ये है कि ये जो एंगल ऑफ ऑसिलेशन है ना वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि इस ऑसिलेशन को तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन ले सकते हो और तभी जाके तुम a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स यूज कर पाओगे। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है हंग फ्रॉम अ रूफ ऑफ अ सफिशिएंटली हाई बिल्डिंग का सेंस ही ये है कि ये हाइट इतनी ज्यादा बड़ी है कि तुम ये जो एंगल है ना थीटा उसको बहुत छोटा कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने कर लिया तो मैं इस हिसाब से रिलेट कर लूंगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 20 माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, ओके 5 से गया 4 से, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई नेगेटिव, तो देखो कैंसिल ही कर दूं, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 दैट इज पाई सेकेंड। ओके सो टाइम पीरियड आ गया पाई सेकेंड। ऑप्शन है क्या, हाँ जी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो टाइम पीरियड आपने निकाल दिया ऑसिलेशन का पाई सेकेंड। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट सवाल है पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा। ओके मैक्सिमम एक्सेलरेशन अल्फा, मैक्सिमम वेलोसिटी बीटा, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, वी मैक्स हो जाता है भैया ए ओमेगा। ओके ये दे रखा बीटा के बराबर, ए मैक्स कितना होता है, एक्सेलरेशन मैक्स होती है सर ओमेगा स्क्वायर है, ये दे रखा अल्फा के बराबर। ओके सर ठीक है, अब टाइम पीरियड बताना है, तो टाइम पीरियड बताने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ए ओमेगा करोगे, ओमेगा स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय ए ओमेगा कर दोगे तो ओमेगा बच जाएगा ना, ओमेगा विल बी इक्वल टू यानी अल्फा बाय बीटा, और अगर ये आ गया तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा यानी 2 पाई अंडर रूट ऑफ बीटा अपॉन अल्फा। ओके सर बढ़िया, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ बीटा बाय अल्फा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ बीटा बाय अल्फा, ये रहा भाई 2 पाई अंडर रूट, ओके सॉरी हाँ अंडर रूट क्यों डाला मैंने, अंडर रूट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, 2 पाई अपॉन ओमेगा ही होता है, तो 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा, 2 पाई बीटा अपॉन अल्फा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सही लिखा है, एकदम करेक्ट लिखा है, बिल्कुल भी इसमें कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हो आपके सामने सोल्यूशन, तो कितनी आसानी से मैंने एपीएमटी 2015 का सवाल भी कर लिया। ओके सो इसी के साथ हम ये सेशन क्लोज करते हैं एंड मैं आशा करता हूँ यार आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के और एकदम डाइवर्सिफाइड सेंस में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को पूरी तरीके से कवर कर दिया है। इस पूरे सेशन में आई डोंट थिंक आप कोई भी चीज छूटी है एंड यू आर नाउ अवेयर ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। साथ ही साथ हमें PYQs भी पता चल गए। अब इससे अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिनेरियो कहाँ क्रिएट होता है, ठीक है। सो आई सपोज आपके सेशन काफी फ्रूटफुल होगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपने बड़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे आज रिवाइज कर लिया होगा। अब इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जहाँ पे हम वेव स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही फटाफट वेव्स को भी समाप्त कर देंगे, फिनिश कर देंगे और आपका रिवीजन भी एकदम क्लियर कट हो जाएगा। सो आई बी I'll be connecting with you in the next session. Till then, bye bye, thank you, and all the best for your preparation.